सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं आर्थिक गतिविधियों की परस्पर निर्भरता और तीनों क्षेत्रकों का तुलनात्मक अध्ययन। तो समझें एक फ़ोटो के माध्यम से। ये फ़ोटो में जो है आर्थिक गतिविधियाँ विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं, फिर भी ये बहुत अधिक परस्पर निर्भर हैं। तो अब ये उदाहरणों के माध्यम से इसको समझना है। पहले उदाहरण देखिए। कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। तो इसमें यह क्या प्रदर्शित करता है? अगर ऐसा हुआ तो यह द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्रक का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है, क्योंकि गन्ना की यदि किसान गन्ना की फसल नहीं देगा तो समझे आप, क्या मिल में चीनी बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो इसी प्रकार से ये और नीचे जो उदाहरण दिए हैं इनको पढ़ करके, इनको समझ करके आपको मतलब छांटना है कि उसका परिणाम क्या होगा। जैसे यदि कंपनियां भारतीय बाज़ार से कपास नहीं खरीदती और अन्य देशों से आयात करने का निर्णय करती हैं तो कपास की खेती का क्या होगा? यानी तो यहाँ की खेती की बिक्री नहीं होगी। भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी, क्योंकि अगर किसी भी माल की बिक्री होती है तो उसका लाभ ज़्यादा होता है। अगर बिक्री नहीं होगी तो कपास की खेती का किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होते, यानी जब कपास नहीं बिक रहा है तो दूसरी फसलें करें, अगर वो ऐसा नहीं सोचते हैं तो वे दिवालिया भी हो सकते हैं तथा कपास की कीमत गिर जाएगी। और दूसरा उदाहरण देखिए। किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक, यानी ये सब खेती में चाहिए होते हैं। ट्रैक्टर से जुताई बुवाई और पंप सेट से पानी सिंचाई का काम, बिजली की ज़रूरत है ही जो है। और कीटनाशक दवाएं, कीटनाशक दवाओं की क्या ज़रूरत है कि अगर कीड़ा लग जाता है तो कीटनाशक दवा छिड़कनी होती है। तो इन चीज़ और उर्वरक, ये अनेक वस्तुएं किसान खरीदते हैं। अब कल्पना करें कि यदि उर्वरकों और पंप सेटों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा? तो खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों को लाभ मिलना कम हो जाएगा। अब एक अगला उदाहरण देखें। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि यदि ट्रांसफार्मरों ने हड़ताल कर दी है तो बिजली नहीं मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र से सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ पर यदि रोक लग जाती है या किसान नहीं बेचता है तो उसमें सभी को नुकसान होता है। अब इन ऊपर के उदाहरणों के आधार पर इन प्रश्नों पर विचार करें। जैसे विभिन्न क्षेत्रकों की परस्पर निर्भरता, यानी ऊपर के उदाहरणों से समझ में आ रहा है कि सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। और दूसरा, पुस्तक में वर्णित उदाहरणों से भिन्न उदाहरणों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के अंतर की व्याख्या करें। ये आपको उदाहरण पढ़ करके व्याख्या करनी है। और तीसरा, निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में विभाजित करना है। अब आप इनको समझ करके और इन्हें बांटेंगे कि प्रथम क्षेत्र में कौन से व्यवसाय आते हैं, द्वितीय में कौन से और तृतीय में कौन से। अब इसके बाद विद्यालय में छात्रों को प्रायः प्राथमिक और द्वितीयक अथवा वरिष्ठ, यानी बच्चों की भी एक श्रेणियां बन जाती हैं और कनिष्क वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी जो बच्चे ज़्यादा होशियार होते हैं वो प्रथम श्रेणी में आ जाते हैं, जो मीडियम होते हैं वो द्वितीय में, और जो बहुत बेकार होते हैं वो कनिष्ठ में आ जाते हैं। तो इस विभाजन की कसौटी क्या है, यानी किस मापदंड के आधार पर क्लास में बच्चों को बांटा जाता है। अब इसके बाद समझें तीन क्षेत्रकों की तुलना। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रक के विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है।
साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में काम करते हैं। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और कितनी सेवाएं उत्पादित हो रही हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोज़गार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होते हैं। यानी कुछ क्षेत्र ज़्यादा महत्व वाले होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत आकार में छोटे होते हैं, यानी कम उनका महत्व होता है। अब प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं? इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग करेंगे, यानी किसका मूल्य कितना है। जैसे 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपये होगा। और इसी प्रकार से 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त किया जाता है। अब उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तु और सेवा की गणना का ही औचित्य है। जैसे एक उदाहरण से समझें, जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है और मिल में गेहूं की पिसाई होती है और मिल मालिक बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और बिस्कुट कंपनी आटा के साथ साथ चीनी और तेल का उपयोग करती है और बिस्कुट बनाती है और वह बाज़ार में उपभोक्ताओं को 15 रुपये प्रति पैकेट की दर से बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद हुआ और यह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंची है वही उसका मूल्य अंतिम मूल्य है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो उदाहरण समझाया था उसमें अंतिम वस्तु के विपरीत, जैसे अंतिम वस्तु के पहले, अंतिम वस्तु तो बिस्किट है, इसके पहले गेहूं और आटा, ये वस्तुएं बीच की हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं और अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। जैसे बिस्किट के अंतिम मूल्य में पहले से ही ये मूल्य जुड़ा हुआ है, आटे का मूल्य और अन्य सभी वस्तुओं का मूल्य, और इसलिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य की गणना करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर करेंगे तो वो बार बार गणना होगी, क्योंकि यह तब एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करेंगे हम, और पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में और फिर अन्य चीज़ों के रूप में। इस तरह से वो गणना गलत है। अब किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यानी किसी भी क्षेत्र में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ और उनका मूल्य, अंतिम मूल्य क्या रहा, यही साबित करता है कि उस क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद को संक्षेप में SGU कहते हैं और यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। तो इस तरह से SGU अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है, यानी किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद उस देश की आर्थिक स्थिति को बताता है। भारत में SGU मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब GDP का अनुमान लगाया जाता है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।